पे, इट वाज पब्लिश्ड इन द पेपर्स कि 885 करोड़ रुपए का स्मोकिंग हुआ वहाँ पे, टोबैको स्मोक हुआ। इमेजिन, इट्स अ ह्यूमंगस अमाउंट। आप 2 अस्पताल खड़े कर सकते हैं उतने अमाउंट में, है ना। हम खासतौर पर बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर की। डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? व्हाट आर द सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स? जो ब्रेस्ट कैंसर के जो लम्प्स हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पेन लेस रहेंगे, इसमें दर्द नहीं होगा। हालांकि 70% जो लम्प्स होंगे ब्रेस्ट में वो नॉन कैंसरस होंगे, उसमें कोई हमने हाई तौबा मचाने की बात नहीं है। बट अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एवेलुएट नहीं करवाएंगे, एग्जामिन नहीं करवाएंगे, उसकी असेसमेंट नहीं करवाएंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो 20 से 25% जो लम्प्स हो रहे हैं बाकी, ये कैंसरस है या नहीं है। आदाब नाजरीन, पर्सनालिटी ऑफ द वीक के आज के शुमारे में आप सबका खैर मकदम। नाजरीन, कश्मीर में कैंसर खांसी जुकाम की तरह आम हो चुका है। एवरी डे देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डायग्नोसिस दैट आर मेड। अब आज इसी मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो ना कि सिर्फ बतौर डॉक्टर अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जहां भी कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो, सेमिनार हो, वर्कशॉप हो रिलेटेड टू कैंसर, शी इज स्पीयरहेडिंग दैट। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शबनम बशीर। शी इज अ सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और साथ ही में शी इज डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर एंड नॉन कैंसर डिजीज एट पारस हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच मैम फॉर स्पीकिंग टू अस। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैम, आपसे जानना चाहूंगी, कश्मीर में व्हाई इज देयर दिस राइज इन कैंसर डिजीजेस? So this is not only for Kashmir. Basically, the trend is changing globally, and what we are seeing is कि हम लोग एक न्यू एज एपिडेमिक कह रहे हैं कैंसर को। बहुत ही ज़्यादा वबा की तरह फैल रहा है और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। इट्स मल्टीफैक्टोरियल, एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है इसमें। जो हमारा अपना जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन होता है उसका रोल और बाहर का जो एनवायरमेंटल एक्सपोजर हमें होगा कार्सिनोजेंस का, उसका रोल, दोनों का एक जैसा ही रहता है। इट्स द इंटरप्ले बिटवीन द टू कि हम कितना जेनेटिकली प्रिडिस्पोज हैं और फिर हमारा कितना एक्सपोजर हुआ कार्सिनोजेंस को, कितनी बार हुआ, क्यूमुलेटिव जो हमारा एक्सपोजर हुआ कितने अरसे तक होता रहा, ये सारी चीजें जो है वो डिफाइन करेंगी कि हमें कैंसर होगा या नहीं होगा, या किस शख्स को होगा या किसको नहीं होगा। अब ट्रेंड इसलिए बदल रही है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा है और वो ग्लोबली ट्रू है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर मिमिकिंग इन कश्मीर कि जो हम बाहर का जो खाना पीना बदल रहा है, हमारा भी बदल रहा है, हमारे भी सीडेंटरी हैबिट्स हो रहे हैं, हमारा भी रहन सहन बदल रहा है, रेडिएशंस को एक्सपोजर बदल रहा है, कार्सिनोजेंस इन फूड जैसे एडल्ट्रेशंस हो रही हैं फूड में, चाहे वो पेस्टिसाइड्स की फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में है, कोई केमिकल्स हैं, वाइटनर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो भी प्रिजर्व्ड फूड आता है उसकी जो लाइनिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है रेडिएशन किसी भी फॉर्म में, जैसे हमारा आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है, तो इसका कंटिन्यूअस क्यूमुलेटिव एक्सपोजर जब होता रहता है किसी भी कम्युनिटी में, तो उसमें डिजीजेस बढ़ेंगी और जिसमें कैंसर ऑब्वियसली एक डिजीज है जो इससे डायरेक्टली रिलेटेड है या लिंक्ड है, तो ये इसके जो है चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आप अगर स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो हर साल का आंकड़ा बहुत ही परेशान करने वाला है। 2 करोड़ के आसपास में जो हमारे कह रहे हैं ग्लोबली हम लोग डायग्नोज कर रहे हैं ब्रेस्ट ओवरऑल कैंसर्स, और उसमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास में जाने गंवा रहे हैं हम लोगों ने, क्योंकि वो हमेशा लेट डायग्नोसिस आते हैं, एडवांस केसेस होते हैं। और उससे ज़्यादा परेशान कुन बात ये है कि ये जो हमारे पास डेटा है ये एब्सोल्यूट डेटा नहीं है, ये वो रजिस्ट्रीज हैं, जैसे कैंसर रजिस्ट्रीज हैं जिन जिन शहरों में रिपोर्टेड केसेस हैं, ये रिपोर्टेड केसेस हैं जो हम तक पहुंच रहे हैं। तो अगर हम यूरोपियन एजेंसीज की बात करें दैट वर्क ऑन द कैंसर्स एंड ऑल, दे से दैट दीज आर नियर अंडर एस्टिमेशंस। हम जो नंबर्स बोल रहे हैं और ये नंबर्स भी दिल दहलाने वाले हैं, ये फिर भी 1/3 के आसपास में है जो एक्चुअल नंबर्स के हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हर साइड से हम लोग, they can still be the tip of the iceberg. yes, this can still be the tip of the iceberg. So यही इतना नंबर है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा एपिजेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि कोई भी जब हम एक्सपोज हैं किसी भी कार्सिनोजेन को, वो कैंसर देगा या नहीं देगा ये डिपेंड करेगा हमारी जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन भी क्या है। तो अब वी आर एक्सपोज टू स्मोक ऑल्सो, ठीक है ना। तो स्मोक जो है वो बहुत ही खतरनाक चीज़ है, हमारे एनवायरमेंट में दाएं बाएं हर जगह है। देखिए, एक तो स्मोकिंग फ्रॉम द टोबैको, यू नो दैट, अब हुक्का वगैरह है पेरिफेरी में, वो है, हमारे ब्रिक क्लेम्स हैं वो है, हमारा भी विंटर में सब जगह से बर्निंग एंड ऑल, सब बायोमासेस हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं,
हैं, इंटरनल कुकिंग के गैसेस हैं, so we are exposed to the smoke left, right, center, everywhere. Now more concerning is the smoke, of course, that we get from the tobacco also. अभी pollution from the cars is also there, so all sorts of pollutions. जितना ज्यादा हमारे एनवायरनमेंट में एक्सपोजर बढ़ेगा किसी भी कार्सिनोजन को, पहले क्या होता था कि हम लोग बसेस में ट्रैवल करते थे तो ये नंबर्स कितने होते थे पर्सनल गाड़ियों के, आजकल तो हर घर में आप 4-4, 5-5 गाड़ियां पाएंगे, and everybody with a personal car goes yes, out. yes. So we are increasing that exposure to the carcinogens is increasing, and so is, you know, the lifestyle is also changing. Our food, look at our food, we are stressed all the time, we don't get proper sleep, and all these factors increase. So अगर हम कैंसर, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो we call it a disease of urbanization, क्योंकि लाइफस्टाइल हमारा ड्रास्टिकली बदल गया है। पिछले 15-20 साल का लाइफस्टाइल अगर हम लोग बचपन से अभी तक अपना लाइफस्टाइल देखें तो कितना फर्क आया है हमारे खाने पीने में, रहन सहन में, एक्टिविटीज में, इस सारे एक्सपोजर में। अगर आप आंकड़े देखोगे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर के आंकड़े लो आप, जो हम लाइफ टाइम रिस्क बोलते हैं वो रूरल एरियाज में 1:60 है। 1:every 60 women is having a lifetime risk of having breast cancer. अगर अब हम आते हैं शहरों की तरफ तो ये रिस्क हो जाता है 1:every 22. These are ICMR numbers, right? तो हमारा ड्रिफ्ट देखो, वहां से यहाँ तक का जो शिफ्ट है लाइफस्टाइल का, वो कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारा लाइफ टाइम रिस्क कैंसर होने का। So everything put together is increasing our risk, and we are exactly kind of extrapolating the global data. जो पूरी दुनिया में हो रहा है, जो हमारे मुल्क में हो रहा है, वही हमारे रीजन में भी हो रहा है। कश्मीर स्पेसिफिक आप मिथ्स कह लीजिए, नोशंस कह लीजिए, लोग कहते हैं कि नून चाय, कांगड़ी, हॉक्सुन खाने से कैंसर होता है। हाउ ट्रू और फॉल्स इज दैट? We know and this is a proven fact, ठीक है। हम कितना भी इसको नेगेट करें, अपोज करने की कोशिश करें, किताबें निकालें और उसको उसके अपोजिट कुछ भी दिखाएं, ये फैक्ट है, हम मानना चाहें चाहे नहीं मानना चाहें, राइट? इट इज देयर कि अगर हम हाई सॉल्ट इनटेक लेते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पूरी जगह में ये प्रॉब्लम है, अगर हाई सॉल्ट इनटेक है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप कंटिन्यूसली अचार खाते जा रहे हैं, चाहे आपकी चाय में हाई सॉल्ट जा रहा है, चाहे आपके हॉक्सन में, किसी भी प्रिजर्वेटिव में सॉल्ट जो है एज प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है बहुत सारी जगहों पे, तो उसका इनटेक अगर एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज्यादा हो रहा है और ये कंटिन्यूसली ओवर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो रहा है, तो इट विल बी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्टमक कैंसर। जो हमारा म्यादे का कैंसर है उसमें इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, और ये प्रूवन है वेरियस स्टडीज से, हमारे स्किम्स की स्टडीज हैं, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के बाकी शहरों के मुल्कों की भी स्टडीज हैं। हम कितना भी इसको अपोज करना चाहें, रिडिक्यूल करना चाहें, इसका मजाक उड़ाना चाहें, इसको हम बदल नहीं सकते हैं इस फैक्ट को। अब ये रहता है कि हर किसी को क्यों नहीं होता, जैसे मैंने पहले कहा कि हम कितना प्रीडिस्पोज्ड हैं और हमने कितने टाइम में लिया है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। पर ये रिस्क फैक्टर है या नहीं, यस इट इज। हाई सॉल्ट इनटेक में एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है पनपता है, और एच पाइलोरी बैक्टीरिया अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इज वन ऑफ दी स्ट्रॉन्ग कॉजेज ऑफ स्टमक कैंसर। ये बैक्टीरिया जो अगर म्यादे में होता है तो इससे ये एक रीजन है अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज में स्टमक कैंसर होने का, तो इस फैक्ट को नेगेट नहीं किया जा सकता है। इसी तरह अब हम देखें, जैसे अभी आजकल आ रहा है, अब दही बाहर से आ रही है या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड रहता है, तो उसका कंटिन्यूअस एक्सपोजर अगर हमें होगा, वो वाइटनर है उसमें, उसकी शक्ल चेंज करने के लिए, राइट? सो वो हम कंटिन्यूसली यूज करेंगे तो दैट कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ब्रेस्ट कैंसर, उससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। किस में बढ़ेंगे किस में नहीं बढ़ेंगे कहना बहुत मुश्किल है, पर लिंक्स आर देयर। इसी तरह जो अब हम प्लास्टिक की बात करें, प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक्स की बात करें, तो लेफ्ट राइट सेंटर एवरीथिंग इज कमिंग ऑलमोस्ट रैप्ड इन दैट। चाहे आप अपने स्पाइसेस की बात करें, तेल की बात करें, घी की बात करें, पानी की बात करें, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, वो तो वैसे ही हार्मफुल है, जूसेस की बात करें, आप दूध के पैकेट्स की बात करें, आप योगर्ट की बात करें, ये सब प्लास्टिक की थैली नहीं है, इट इज एवरीवेयर। अब कुछ भी प्लास्टिक आइस ट्रेज जो आप फ्रिज में रख रहे हैं, जिसमें आप रख रहे हैं सामान, अब दिस इज वन नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जो जा रहा है, जो हम एथरोमास या क्लॉगिंग जो वेसल्स की कहते हैं, रगों में हमें प्रॉब्लम होती है या ब्रेन में जाके बहुत सारी इश्यूज हो रहे हैं, उसके अलावा कैंसर्स का भी रिस्क बढ़ा रहा है। अब कितनी क्वांटिटी बढ़ाएगा, किस में बढ़ाएगा, कितने अरसे के बाद में बढ़ाएगा, ये चीजें डिफाइन करना कुछ बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हमारे पास में ये सारी एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर जो है पता है हमें कि ये कर रही हैं, इन सारी चीजों का कंजम्पशन है जो बढ़ गया है। कई सारी स्टडीज आई थी जब टीनेजर्स थे हमारे, तो उनका जब स्मार्टफोन्स का यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो गया, एकदम से एक हवा चली, एंड देन आर किड्स, यू नो, टीनेजर्स, उनकी यूटिलाइजेशन स्मार्टफोन्स की इंक्रीज हो गई। बच्चे को तो पता नहीं है कि मुझे कितनी देर के लिए यूज करना है, टीनेज भी बच्चा ही कहलाएगा,
कानों के साथ में लगा के, and that's a very vulnerable age group, and you're having a lot of your hormones going haywire, and then you are having long conversations on phone and many crisis and your identity crisis and all that. तो वो सब चलता रहता है. फोन का एक तो आप बड़ा एक्सपोज्ड होते हैं कि उसमें कंटेंट क्या आ रहा है, कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे होते हैं. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप कान के साथ में लगा के बात करते हैं. और लॉन्गर कन्वर्सेशंस में काफी सारी स्टडीज ऐसी आई जिन्होंने 400% इंक्रीज ब्रेन कैंसर में दिखाया उस एक that Age group era में. and age group जब ये स्टार्ट हुआ. So there has to be some link, right? We can't deny that link. अगर हम फंक्शनल MRIs करते हैं और ये फोन मान लें आप कन्वर्सेशन हो रही हैं या यूटिलाइजेशन हो रही है या लगा के आप क्लोजली सुन रहे हैं, तो देयर आर मल्टीपल स्टडीज आउट देयर जो कह रही हैं कि वो फंक्शनल डायनामिज्म हम देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है. जो भी पार्ट ऑफ द ब्रेन इज क्लोज टू दैट रेडिएशन, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर. हम डिनाई नहीं कर सकते हैं इस चीज को. और जितनी जितनी हमारी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है, अब आप देखिए हमारी लाइफस्टाइल का क्या हुआ है. फोन हमारा मैंडेटरी, सारा काम फोन पे हो रहा है हमारा, है ना. चाहे क्लिक ऑफ अ बटन पे आपके बैंक के हो रहे हैं, सारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आपके फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, आपका जो भी ऑफिस वर्क, स्कूल वर्क, एवरीथिंग इज लिंक्ड टू दैट. आपके लैपटॉप्स नेसेसिटी हो गए हैं, आपके सिस्टम्स नेसेसिटी हो गए हैं. देन यू हैविंग योर वाईफाई, यू स्विच ऑन योर वाईफाई एंड देन यू सी कि कोई 15-20 वाईफाई आपको उधर दिख रहे होते हैं. व्हाट इज दैट? यू आर इनसाइड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्फीयर, राइट. इस चीज को हम डिनाई ही नहीं कर सकते. और हम फिर एक तरफ हम इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि इसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, हमारे पास स्टडीज दिखाएं जी, ये दिखाएं वो दिखाएं. और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिस्क बढ़ रहा है, इंसिडेंस बढ़ रही है कैंसर्स की, राइट. इट इज क्यूमुलेटिव एक्सपोजर टू ऑल ऑफ दीज कार्सिनोजेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट इज पुटिंग अस एट रिस्क. अब कितनी डायरेक्ट एविडेंसेस हम लोग प्रोस्पेक्टिव स्टडीज कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल. बट वी हैव टू बी वाइजर फ्रॉम दिस. इट डजंट मीन दैट वी आर जस्ट ऑन अ हाई अलर्ट ऑल द टाइम कि हाई वाइन मारो, ये खोते मारो, ये कोरते वाइन मारो. नहीं, इट्स नॉट दैट. बट वी हैव टू बी यूजिंग एवरीथिंग जुडिशियसली. हम लोगों को ये देखना है कि किस चीज की हमें कितनी अशद जरूरत है और कितने जो है हम कार्सिनोजेंस अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं. अब आपके लिए अगर काम करना फोन पे नेसेसिटी है, एक तो एंटी जो है उसमें ग्लेयर्स वगैरह जो आते हैं वो लगा सकते हैं. उससे रेडिएशन तो कम नहीं होगा, कम से कम आंखें बचेंगी. और अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई भी काम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल फोन पे, तो आप वायर्ड डिवाइसेस यूज करें. अब एक और प्रॉब्लम हो गई है कि आजकल वो टशन है, नॉन वायर्ड स्टफ सारा आप लगा लें. जब भी हम लोग वायरलेस कोई भी चीज लगाएं, हमें समझना पड़ेगा कि इसको एक्सट्रीम रेडिएशन इमिशंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वायर कॉर्ड कनेक्टिविटी नहीं है. तो हम कंटिन्यूअसली उसको भी तो एक्सपोज हो रहे हैं धीरे धीरे करके. तो ये सारी चीजें, अब फिजिकल एक्टिविटी का बहुत ह्यूज रोल है. नाउ इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग टू अंडरस्टैंड कि 30 से 50% हमारे जो कैंसर्स हैं वो प्रिवेंटेबल है और बहुत हद तक हमारे हाथ में है. अब कैसे करना है? फिजिकल एक्टिविटी. फिजिकल एक्टिविटी आप करेंगे अगर, तो कई सारे कैंसर है जिनका हम रिस्क 20 to 40% कम कर सकते हैं. वजन कम करना, ये हम करेंगे तो 13 से 14 कैंसर्स हमारी बॉडी में वो हैं जिनका डायरेक्ट लिंक है हमारा वजन ज्यादा होने से. अगर हम वजन कम करते हैं तो उनके होने के चांसेस हम कम कर रहे हैं. स्मोकिंग, जैसे मैंने आपको बोला, अब आप देखें कि हम कितना स्मोक कर रहे हैं. एक तरफ से हम ये कह रहे हैं कि हमारा हेल्थ केयर महंगा होता जा रहा है, हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट है वो महंगा होता जा रहा है, उसके लिए हम लोग हमारी मारामारी लगी हुई है. लेकिन दूसरी साइड से अगर आप गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स देखें तो आप देखेंगे कि सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है कुपवारा, उन्होंने आई थिंक इट वाज 2018 या 2020 की रिपोर्ट थी हमारे गवर्नमेंट में. इट वाज पब्लिश्ड इन द पेपर्स कि 885 करोड़ रुपए का स्मोकिंग हुआ वहां पे. टोबैको स्मोक हुआ. इमेजिन, इट्स अ ह्यूमंगस अमाउंट. आप 2 अस्पताल खड़े कर सकते हैं उतने अमाउंट में, है ना. तो जब हम, ये किधर जाएगा? सेकेंड हैंड स्मोक एंड थर्ड हैंड स्मोक. यू रीड द WHO रिपोर्ट्स. तो WHO कहता है कि थर्ड हैंड स्मोक भी इज as bad as first hand smoke. तो अगर आप किसी पैसों, तो एक ये है कि आपने मान लें आप किसी के सामने पी लिया वो हो गया, किसी के एब्सेंस में भी जब आप पी रहे हैं, आप उस जगह को छोड़ रहे हैं, वो उधर ही है. सूट इज मैटर, ये कहीं नहीं जाता, गायब नहीं होता. पर्दे पे, सोफे पे, फ्लोर्स पे, हर जगह आपके कपड़े पे चिपका हुआ. आपका बच्चा आपको हक करता है तो इट स्टेज देयर. उस बच्चे के अंदर जा रहा है ये सूट, आप फिर भी उसको एक्सपोज करो. अगर आप even if you have gone to a non-smoking zone and smoked it, तो ये चीज, इस एक्सपोजर को हम कम करें तभी तो चेंजेस होंगी. अब हम इधर से हर चीज का एक्सपोजर बढ़ाते जा रहे हैं, फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैंसर जो है वो कम होगा या रुकेगा, थमेगा.
दैट्स वेरी डिफिकल्ट। मैम आपने बात की लेट डायग्नोसिस की, फिर कैसा उसका रोल रहता है प्रिवेंट क्योरेबिलिटी में। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम खास तौर पर बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर की, डायग्नोसिस कैसे हो सकता है, व्हाट आर द सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स? इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन इट्स। सो जो ब्रेस्ट कैंसर है, देखिए सबसे पहली चीज क्या होता है ना, हम लोग इग्नोरेंट रहते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है कि क्या चीज हमें खोजनी है, देखनी है या अलर्ट रहना है, तो हम कभी भी अर्लियर स्टेजेस में नहीं पहुंच पाएंगे। कई सारी औरतें हमारे पास में आती हैं, वो कहती हैं कि हमने ये दिखाया ही नहीं ये गांठ क्योंकि इसमें दर्द नहीं था। सबसे पहली चीज ये समझनी है हमारी बहनों को, बेटियों को, माओ को, कि जो ब्रेस्ट कैंसर के जो लम्स हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पेन लेस रहेंगे, इसमें दर्द नहीं होगा। पेन जो है वो उतना बड़ा मुद्दा हमारे लिए ब्रेस्ट में नहीं रहता, क्योंकि हार्मोनल ऑर्गन है और कई सारी चीजें जो है इसको इम्पैक्ट करती हैं। हमने क्या खाया, क्या सोचा, कितना सोया, कितनी फ्लक्चुएशंस हुई हार्मोन्स की हमारी बॉडी में, वो सारा पेन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन यूजुअली जो है लम्प्स जो कैंसर रिलेटेड होते हैं वो यूजुअली पेनलेस होते हैं, पर हमेशा जरूरी नहीं है कि पेनलेस हो। तो ये लंप अगर कोई है ब्रेस्ट में, हालांकि 70% जो लम्प्स होंगे ब्रेस्ट में वो नॉन कैंसरस होंगे, उसमें कोई हमने हाई तौबा मचाने की बात नहीं है। बट अलर्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इवेलुएट नहीं करवाएंगे, एग्जामिन नहीं करवाएंगे, उसकी असेसमेंट नहीं करवाएंगे, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि ये जो 20 से 25% जो लम्प्स हो रहे हैं बाकी, ये कैंसरस है या नहीं है। इसी तरह अगर किसी को निपल डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी। निपल डिस्चार्ज चाहे स्पेशली अगर एक ही साइड से आ रहा है, क्लियर है या ब्लड स्टेन्ड है, तो उसमें भी हम लोगों को इवैल्यूएशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हैविंग सेड दैट, कई बार प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई हो जाते हैं, पेशेंट्स हमारे लेफ्ट राइट सेंटर जो है पीपीआईज खा रहे होते हैं, मैदे की तकलीफ के लिए दवाइयाँ खा रहे होते हैं जिसमें डोम्पेराडोन वगैरह सब होता है। अगर वो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए खाएंगे तो निपल डिस्चार्ज होंगे और दोनों साइड से होंगे। यूजुअली एक साइडेड है, एक डक्ट से आ रहा है या सेरस है, ब्लड स्टेन है, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा कंसर्न होते हैं। अगर स्किन में किसी भी किस्म की चेंज आ रही है इस लेडी में, चाहे उसमें कोई रेडनेस हो रही है, कोई चाहे ऐसे मोटापा जैसा हो रहा है, उधर थिक सी हो रही है, या कहीं पे ऐसे डिम्पलिंग जैसी हो रही है, या लग रहा है पुल सा है, टिदर्ड सी है, ये स्किन अंदर की तरफ हो रही है कहीं पे, या निपल में कोई चेंजेस आ रही हैं, कोई जख्म ऐसा हो रहा है जो नहीं भर रहा है, या निपल अंदर की तरफ खिंचा जा रहा है, एक साइड पे खिंचा जा रहा है, या बगल में कोई गांठ हो रही है जो नहीं जा रही है, तो ये सारी परेशान कुल चीजें हो सकती हैं जिनका इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी तरह देखिए आंतों के कैंसर के बारे में, तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि 90% ऑफ द कोलोरेक्टल कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। तो हमारे जो बड़ी आंत में कैंसर होते हैं वो शुरू होते हैं एक छोटे से ऐसे पॉलिप से, एडेनोमा से अंदर शुरू होता है, और इसको सालों लगते हैं कैंसर बनने। तो 90-95% जो हमारे आंतों के कैंसर होंगे वो इसी एडेनोमा से शुरू हुए होंगे। एडेनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस कहते हैं इसको। अगर हम एक स्पेसिफिक एज पे जहाँ पे हमारा रिस्क बढ़ रहा है कैंसर्स का, जैसे 40 मान लें, हमारे रीजन में 40 है, बाहर के ममालिक में 50 है, हमारे यहाँ कैंसर्स 10 साल पहले स्ट्राइक करते हैं, तो हमारी रिस्क ब्रेस्ट कैंसर्स की और बाकी कैंसर्स की भी 40 के बाद में इंक्रीज हो जाती है। एक सिंपल सा स्टूल टेस्ट करवाते हैं जिसको हम FIT टेस्ट कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो कॉलोनोस्कोपी, अगर कॉलोनोस्कोपी पे पॉलिप्स आते हैं, छोटे छोटे एडेनोमास आते हैं, अगर हम इसको रिमूव करवाएं तो हम वो कॉज रिमूव कर रहे हैं जो आगे चल के कैंसर बन सकता है, और ये हमें 8 से 10 साल का वक्फा दे रहा है काम करने के लिए। तो इट्स नॉट अ बिग डील इफ यू गेट वन कॉलोनोस्कोपी डन इन 5 or 10 years, है ना। और ये इतनी प्रिवेंटेबल, जो 90% प्रिवेंटेबल कैंसर है, उसके लिए हमें कितना अलर्ट रहना चाहिए, कितनी कोशिश करनी चाहिए कि ये नहीं हो। और एक वक्फे के बाद में अगर जनरल रिस्क पॉपुलेशन है 40 में, उसने एक करवाया, फिर 50 में जाके एक कॉलोनोस्कोपी करवानी है फॉर एग्जांपल, और बीच बीच में वो है अपने स्टूल का टेस्ट करवाते हैं कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा है। FIT टेस्ट इज बेटर देन फीकल ओकल ब्लड टेस्ट जो हम पहले FOBT करते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारी परेशानियां होती थी। 3-4 दिन तक आपको खाने का बड़ा परहेज करना है, आप आयरन थेरेपीज नहीं ले सकते हैं, बाकी सारी परेशानियां। अब जो है आप डिफरेंट तरीके के टेस्ट होते हैं, वो भी स्टूल में ही होते हैं, लेकिन उनको हम FITs कहते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे चलते हैं टेस्ट। सो दिस इज वेरी डूएबल। तो ये सारे देखिए, ये अब हम कहेंगे कि रिस्क कैसे या सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे किसी को, अगर है अब हो गया कैंसर गॉट पे, तब कैसे पता चलेगा। इसी तरह अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन रही और उसका ऑल ऑफ अ सडन अब लग रहा है कि बार बार जा रहा हूँ स्टूल पास करने के लिए, या जा रही हूँ, किसी के 10 लग रहे थे या नॉर्मल स्टूल्स हो रहे थे और कॉन्स्टिपेशन हो गया, और ये कॉन्स्टिपेशन 2 हफ्ते 3 हफ्ते है, प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, या खामखा की मरोड़ें शुरू हो गई, कोई इन्फेक्टिव डायरिया नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, मरोड़ें हो रही हैं कंटिन्यूसली और ये
नहीं ठीक हो रही किसी भी दवाई से, या हम स्टूल पास करने जा रहे हैं, स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं, उसमें टेनिसमस हो रहा है, थोड़ा सा पेन हो रहा है, तकलीफ हो रहा है और सिर्फ हवा निकल रही है, म्यूकस निकल रहा है, वो चिकनाई जैसी निकल रही है, लेकिन स्टूल नहीं निकल रहा, ब्लड आ रहा है स्टूल के साथ में। तो ये सारी चीजें अगेन दीज आर साइंस एंड सिम्टम्स के हमारी आंत में हो सकता है कि कैंसर पनप रहा हो। हमेशा ब्लड स्टूल के साथ में कैंसर हो वाला अगर ऐसी बात नहीं है, फिशर्स में भी आ सकता है, हेमोरेज में भी आ सकता है, बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी होती है उधर लोकल, छोटे छोटे पॉलिप्स में भी आ सकता है ब्लड, लेकिन ये एक साइन हो सकता है, तो इसको इग्नोर करना अक्लमंदी नहीं है। अगर है हफ्ते से 2 दिन, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा रहा और हम 40 के एज ग्रुप में है, इनफैक्ट उससे भी कम, अगर आप स्किम्स की एक स्टडी देखें तो उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे जो कोलोरेक्टल कैंसर पेशेंट्स हैं यहाँ के कश्मीर के, उनके हिसाब से उनकी स्टडी में 20% 35 साल से कम की उम्र थे। 1/5 ऑफ दोज पेशेंट्स अभी 35 साल के भी नहीं हुए थे। तो हमें अलर्ट होना कितना जरूरी है। इसमें हम खाना पीना भी अपना देखिए, हमारा फाइबर इंटेक बहुत ही पैथेटिक है कश्मीर का, वोरेशियस नॉन वेज ईटर्स हैं। अब हम बोलते हैं ये बात तो लोगों को पसंद नहीं आती। हम देखें कितना वाजवान कंज्यूम कर रहे हैं, हम देखें कितना सीख तुझ खा रहे हैं, हम देखें रेगुलर हमारा डाइजेस्ट रेड मीट का कितना है। प्रोसेस्ड मीट तो डायरेक्ट ही लिंक है इन जो है कोलोरेक्टल कैंसर्स के साथ में, लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली ये मीट खाएंगे और उसको फिर काउंटर भी नहीं करेंगे फाइबर्स के साथ में, फाइबर इंटेक ज्यादा नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशंस होंगी, हमारा इंटेस्टाइन कंटिन्यूअसली इन टच विद दीज टॉक्सिन्स रहेगा, हमारा जो है कॉन्स्टिपेशन है दिनों पास नहीं कर रहा है स्टूल, तो उन आंतों में अंदर से वर्म होता है। जब भी कहीं पे कंटिन्यूअस वर्म रहे, इन्फ्लेमेशन रहे किसी जगह पे नॉन स्टॉप, दैट कैन ब्रीड कैंसर। उसी से तो सब पॉलिप्स और कैंसर्स होंगे फिर। तो हमें मॉडिफाई करने की बहुत सारी चीजें जरूरत है, अपने खाने पीने में, रहन सहन में हमें बहुत ज्यादा चेंजेस लानी है। ये सारी प्रिवेंटेबल चीजें जो हम अपनाएंगे तो रिस्क कम होगा, नहीं तो हम बस कही हुई बातों का मजाक उड़ाएंगे, कहने वालों का मजाक उड़ाएंगे और सफर करते रहेंगे। मैम, अगर ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर के हवाले से बात करूं तो अभी भी काफी स्टिग्मा और टैबू है इनके साथ। मैमोग्राफ्स हो गए, डिटेक्शन हो गया, अगर कोई ब्रेस्ट कैंसर सुनता है बोलता है शायद आई विल हैव टू गेट माय ब्रेस्ट एम्पुटेटेड और समथिंग लाइक दैट। हाउ इम्पोर्टेंट इज फॉर अस गर्ल्स, स्पेशली यंग गर्ल्स, टू डू दैट दोज सेल्फ टेस्ट एट होम एंड इसके बारे में बात करना, बिकॉज यू एज यू सेड कि जब तक आते हैं रिपोर्ट होते हैं केसेस, इट्स टू लेट। हाउ इम्पोर्टेंट इज कि पहले से ही एक आपका लाइफस्टाइल बन जाए। देखिए 60% हमारी जो औरतें हैं ना वो स्टेज 3 स्टेज 4 में आ रही हैं, एडवांस स्टेजेस में आ रही हैं, जिसकी वजह से हमारा अभी का डेटा ये है कि ग्लोबली हर 2 औरतें जो डायग्नोज हो रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से, ऑलमोस्ट एक की डेथ हो रही है इवेंचुअली। तो ये स्टेज 1 में आ जाए तो 98 to 100% सर्वाइवल है, तो कितना फर्क होता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोज होता है, स्किन इन्वॉल्व नहीं है, पीछे का मसल इन्वॉल्व नहीं है, तो एक छोटी सी लंपक्टमी करनी है हमने और बाकी का ट्रीटमेंट उसके बेसिस पे डिसाइड करना है, ठीक है ना। अगर हम यही चीज पहले ही आते हैं स्टेज 3 में लेके, जहाँ स्किन वगैरह भी इन्वॉल्व है, बहुत बड़ा लंप है, तो हमारी मोडालिटीज भी ट्रीटमेंट की चेंज होंगी। अब हमारे साथ एक और प्रॉब्लम ये है कि हमारे रीजन में जो एग्रेसिव कैंसर्स हैं वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, HER2 पॉजिटिव्स की भी रेट्स जो है वो ऊपर होती जा रही है। ऐसे वाले कैंसर्स में छोटा लंप भी होता है तो हम लोगों को कई बार कीमोथेरेपी पहले देनी पड़ती है कि उसको ज्यादा फीजिबल बनाए सर्जरी के लिए और लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए पेशेंट के। द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट वाज कि हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अर्ली डायग्नोसिस करें। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा है ग्लोबली। 1-2 देखिए स्टडीज जो हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की बात तो कर रहे हैं पर हम लोग स्टडीज में तो देख नहीं रहे हैं एविडेंस कि ओवरऑल सर्वाइवल जो है, मोर्टेलिटी जो है ये कम कर रहा है। तो क्या प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है जब हम इस लेडी को बोलते हैं कि आप जी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अब वो 30, 35, 40, 45 साल की है, उसने अभी तक कभी उस लिहाज से ब्रेस्ट को एग्जामिन ही नहीं किया होता, तो उसको पता ही नहीं होता कि मेरा नॉर्मल क्या है, मेरा नॉर्मल क्या है ना। तो इसको पहले तो हमने समझाना है कि नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है। तो ब्रेस्ट अवेयरनेस जो कहते हैं, ब्रेस्ट हेल्थ अवेयरनेस का कंसेप्ट जो है इट्स अ न्यू कंसेप्ट नाउ एंड इट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि जब आपकी बच्ची पैदा होती है घर में, जो है उसको बालकपने को जो पहुंचेगी, तो आपको उसके साथ में बैठ के ये डिस्कशंस करने हैं
यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम दीज हम्म। डिस्कशंस। ऐसा ना हो कि बच्चे को कहीं और से जाके इन्फॉर्मेशन लेनी पड़े जो गलत सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो। आप बच्चों के साथ बैठें, ये सारी डिस्कशंस करें कि बेटा आप बड़े हो रहे हैं, आपका ब्रेस्ट शेड्यूल बड़ा हो रहा है, अब आपने इसका रेगुलर एग्जामिनेशन करना है। जब आपकी महामारी खत्म हो जाती है, आप गौसल करते हैं, उसमें आप अपने एग्जामिनेशन शुरू करें करना, और धीरे 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 करके जैसे ये नोडुल आपका बढ़ रहा है, आपको फील समझ में आ जाएगा नॉर्मल टिश्यू का अपने, कि महीने के एंड पे कैसा फील होता है, बीच में कैसा फील होता है, डिफरेंट फील्स जो होते हैं साइकिल के साथ में बदलेंगे। तो इसको ये बहुत ज्यादा हमने इन्वॉल्व और एंगेज करने की जरूरत है, तब जाके हम इसको बोल सकते हैं कि ब्रेस्ट ऑफ एग्जामिनेशन आप हर महीने ऐसे करें, और आप इस तरह से खास किस्म से एग्जामिनेशन करें अपना। जैसे राइट साइड के लिए लेफ्ट हैंड उठाएं, लेफ्ट साइड के लिए राइट हैंड उठाएं, सेंटर से शुरू करें, सेंट्रिक जो है स्पाइरल मूवमेंट्स में जाके आर्मपिट्स तक जाके वो सारा एग्जामिन करते रहे। तब इसको समझ में आएगा कि इसका फायदा क्या है, जब हमने उसको पहले से बताया होगा कि पहले आप फील समझ लें अपने ऑर्गन के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मिथ्स और टैबूज की आपने बात की, दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। हम जितना बात कर सकते हैं इसके बारे में हमें करना चाहिए। Exactly. देखिए कितनी सारी औरतें शर्म और पर्दे की वजह से वो बात कर नहीं पा रही हैं, बता ही नहीं पा रही हैं कि इस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। गलत डायग्नोसिस हो रहा है या तो लेट डायग्नोसिस हो रहा है। तो ये देखिए, हम जो हया है वो अपनी जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जहाँ पे हमारी जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कोई Health बीमारी involved हो रही है, हेल्थ इन्वॉल्व हो रही है, वहां पे आके इस मुद्दे के बारे में बात करना कहीं पे भी नाजायज नहीं है, कहीं पे भी गलत या गुनाह नहीं है। तो ये बात पर्कुलेट करना डाउन ऑल द लेयर्स ऑफ द सोसाइटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो रूरल एरिया हो, हर जगह पे ये बात पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बाहर आए और जितना ज्यादा बात करेंगे इस मुद्दे के बारे में, उतना ज्यादा आसानियां होंगी हम लोगों को और ईज होगी अर्ली डायग्नोस करने में इस चीज को। तो वो कई सारे और ट्रीटमेंट को लेके टैबूज होते हैं, ये सिर्फ डायग्नोसिस नहीं है। जैसे आपने बोला कि जब प्रॉब्लम ये ब्रेस्ट में कैंसर होता है तो लेडी को लगता है कि ब्रेस्ट It will be निकल taken जाएगा। off. नहीं नहीं, ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि औरतें समझ नहीं रही हैं, बात नहीं आ रही है करने के लिए, हमसे पूछ नहीं रही हैं। पूछ रही हैं तो गलत सोर्सेज से पूछ रही हैं। देखिए आपके हमसाये को तो पता नहीं होगा कि कैंसर में क्या चल रहा है, लेटेस्ट अपडेट। अब आप जिससे दूध लेते हैं उसको नहीं पता होगा बेचारे को, आप सब्जी लेते हैं उसको नहीं पता होगा। जिसके साथ हुआ ये, जिसका कैंसर हुआ, फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड ब्रेस्ट कैंसर, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसको खुद नहीं पता होता। कई बार तो लोगों को डायग्नोसिस नहीं पता करने देते हैं यहाँ पे कि क्या चल रहा है, बस आपकी इन्फेक्शन का इलाज हो रहा है ऐसे बोल देते हैं। तो उसको ही नहीं पता है पहले कि उसके साथ में क्या हो रहा है। तो आपको सही इन्फॉर्मेशन कौन देगा? एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही दे सकता है कि आजकल क्या अपडेट्स हैं, क्या नई ट्रेंड्स हैं, क्या लेटेस्ट हम कर रहे हैं। और 99% हमारी ये कोशिश रहती है कि इस ब्रेस्ट को बचाया जाए। उसी के लिए हम लोग डाउन स्टेजिंग, डाउन साइजिंग करने के लिए कीमोथेरेपीज देते हैं, न्यू एडजुवेंट टारगेटेड थेरेपीज देते हैं, इम्यूनोथेरेपीज देते हैं कि हम इस ब्रेस्ट को बचा सकें। कोई लिमिटेड नंबर ऐसा है जहाँ पे मल्टी सेंटर के बहुत जगह ये कैंसर है इस ब्रेस्ट में, या DCI ऐसे पूरी ब्रेस्ट में फैला हुआ है, ऐसे और कोई इश्यूज हैं जहाँ पे नहीं बचा पा रहे हैं ब्रेस्ट को, उधर हम रिमूव करते हैं। अगर उधर भी रिमूव करते हैं तो उसमें भी हम लोग ऑप्शंस देते हैं। हम ऑन टेबल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ब्रेस्ट की, या लेट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, या उसके अपने टिश्यू पीछे बैक से ले आके, एब्डोमेन से उठा के, पेट से उठा के, वो सारी रिकंस्ट्रक्शन का, या इम्प्लांट डालने की सारी ऑप्शंस रहती हैं लेडीज के पास में। कोई इसमें क्या अक्लमंदी है कि हम ये सोच के कि अगर फॉर एग्जांपल लिमिटेड केसेस में हमें ब्रेस्ट रिमूव भी करना पड़ रहा है, हम वो नहीं करवाए और जान गंवाए। ट्रू। सो वी हैव टू बी वेरी वाइज। ये कौन समझाएगा? ये फैमिली का रोल रहता है। सबसे पहला सपोर्ट सिस्टम जो है इस लेडी का, वो फैमिली है। जब आप इस शख्स को समझाएंगे कि भाई आपको जो वजूद है वो इससे बाहर है, इससे बड़ा है, अगर है कोई प्रॉब्लम हम इसको फेस करेंगे, जैसे भी करना है, जिस तरह से भी करना है, लेट अस फेस एंड गेट यू ट्रीटेड, रादर देन हम बाकी सारी चीजें देखें। हम पेशेंट्स को ये बताते हैं आप कीमोथेरेपी लेंगे, आपके जी बच्चा नहीं होगा। पहली चीज तो मुद्दा पहले उसके ठीक रहने का, उसके जिंदा रहने का, उसके बचने का होता है। बच्चा सेकेंडरी आ जाता है वहां पे, है ना। आप इस जान को तो पहले बचाएंगे ना, जो जान आई नहीं है उसके बारे में सोच रहे हैं, जो जान सामने पड़ी है उसके बारे में बात नहीं करेंगे हम। अब इस जान को हमने बचाना है तो पहली चीज उसको ये बोलना है कि बेटा अगर आप 30 से कम हो तो आपकी ओवरी तो वैसे ही रिबाउंड कर जाएगी, बहुत हद तक रिबाउंड कर जाएगी। अब तो हमारे पास में ओवेरियन सप्रेशंस है, अब हम वो इंजेक्शंस देते हैं जिससे ओवरी को हम सुला के रख देते हैं उस वक्फे में जिसमें हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं। थर्ड इज ऑफ कोर्स इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स पूरे, फिर फ्रीज भी कर सकते हैं आप, बाद में आप वो उसको रीयूज कर सकते हैं। आप शादीशुदा हैं तो एम्ब्रियो लेंगे हम, नहीं तो हम oocyte प्रिजर्वेशंस करेंगे, नहीं तो एग प्रिजर्वेशंस या ओवेरियन टिश्यू प्रिजर्वेशन। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो ये कैसे पता चलेगा इस पेशेंट को जब तक वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से नहीं पूछेगी, और वो उस हेल्थ केयर प्रोफेशनल तक नहीं पहुंचेगी जिसको ये सारी चीजें पता।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो है सोसाइटी में वो गलत गाइडेंस हो रही है। पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा गलत गाइडेंस हो रही है, उन तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँचती है। उनको डराया जाता है कई बार, जिन या तो लोग डरा देते हैं या अपनी फैमिली डरा देती है या तो फिर वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जिनको नहीं पता है अपडेट्स क्या हैं इस फील्ड में, वो डरा के उनको इतना ज़्यादा डरा देते हैं कि वो दे आर स्केयर्ड ऑफ टेकिंग ट्रीटमेंट्स। ट्रू। तो ये हमने हर लेवल पे करना पड़ेगा। अब इसमें हमें फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करना है, सोसाइटी को ऑन द लार्ज इन्वॉल्व करना है, हमने एजुकेशनल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे जाके इस डिफरेंट बारे में स्टेक बात होल्डर्स। करनी है। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दो स्टेक होल्डर्स जो किसी भी लेवल पे, चाहे हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, Preachers, पॉलिटिकल exactly. लीडर्स हैं, एवरीबॉडी हैज़ टू चिप इन। हर किसी को अपना Combined effort है। कंट्रीब्यूशन, एफर्ट कंबाइंड देना हम्म। पड़ेगा ताकि हम अपनी जो हमारी कम्युनिटी है, सोसाइटी है, लोग हैं, हमारे लोगों को जो चाहे अर्बन है, चाहे पेरिफेरीज़ में हम्म। बैठे हुए हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन True. पहुँचे। चाहे वो हमारे, देखिए कितने हम लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं, कितने हम लोग इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ पे दे रहे हैं आजकल, कितना हम लोग टीवी पे, रेडियो पे आ रहे हैं, उसका मकसद सिर्फ इतना है कि जो सही वो इन्फॉर्मेशन लोगों है तक कैंसर रिलेटेड, प्रिवेंशन है चाहे ट्रीटमेंट है, वो लोगों तक पहुँच पाए, वो हम्म। चाहे जिस भी ज़रिए से पहुँचे। So before we wrap up, I would like you to give a short message to our people about cancer awareness. More than cancer का diagnosis होना, उसका treatment होना, इसकी awareness और prevention कितनी जरूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें ये कैंसर्स जो हैं 30 से 50% जो हैं प्रिवेंटेबल हैं कैंसर्स। तो यही हम लोगों का मुद्दा रहता है कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचे कि हम कितना, हम लोगों को काम खुद हम कर सकते हैं कि हमारा रिस्क कम करें हम कैंसर्स का। और वो बहुत ही आसान चीज़ें हैं। जैसे आपको अपने वज़न को कंट्रोल में रखना है, वज़न घटाना है, आपको हेल्दी फूड खाना है, आपको डिस्ट्रेसिंग टेक्निक सीखनी है, आपको अपनी नींद का ख्याल रखना है, आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। इसी तरह आपको किसी भी किस्म के स्मोक के एक्सपोजर से खुद को बचाना है। अगर आपके आसपास के लोग जो है पी रहे हैं, आपके घर में पी रहे हैं, कलीग्स पी रहे हैं, कहीं पे भी पब्लिक प्लेसेस में आप लोग सिगरेट पीते हुए किसी को भी देखते हैं, तो आपका हक बनता है कि आप उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाएं। और ये चीज़ें करेंगे तो हमारा वजन भी हम घटाएंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 30 से 50% कैंसर्स आप होने से रोक सकते हैं। ये हमारा जो है आगे का एक ओथ होना चाहिए, अपने आप से एक वादा होना चाहिए कि हम हर लेवल पे कोशिश करेंगे कि हम अपना और अपने से जुड़े लोगों का ये कैंसर होने का रिस्क जहाँ तक भी हो सकता है उसको कम करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम मैम। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन सफूरा हिलाल के साथ मैं इर्तजा यूसुफ।